हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। सिंप्लीफाई लॉ में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा सेशन होने वाला है लेबर लॉ के एक टॉपिक पर, जिसका नाम है सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या है, उसके डेफिनेशंस क्या हैं, उसका ओरिजिन क्या है, ग्रोथ कैसे हुई, ऑब्जेक्टिव्स हम देखेंगे और साथ ही में प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन को भी स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। देखिए, सोशल सिक्योरिटी इज अ सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम रिस्क्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस एंड ओल्ड एज। सोशल सिक्योरिटी इसी नाम से या इस टर्म से ही समझ में आ जाता है कि एक तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सोशल सिक्योरिटी एक ऐसी सिस्टम है या ऐसा मैकेनिज्म है जो लोगों को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम रिस्क्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए, सिकनेस आ जाए या ओल्ड एज हो। तो यहाँ पे इन सब कारणों की वजह से लोगों को किसी तकलीफ़ का, किसी मुश्किलों का सामना न करना पड़े, इसीलिए यहाँ पे ये जो सोशल सिक्योरिटी है एक तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, राइट। द कंसेप्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी हैज़ इवॉल्व्ड ओवर टाइम एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड प्रोवाइडिंग इनकम सिक्योरिटी, हेल्थ केयर एंड सपोर्ट फॉर फैमिलीज़। अब ये जो सोशल सिक्योरिटी है ये किस तरह से प्रोवाइड की जाती है, वेरियस लेजिस्लेशंस हैं, वेरियस एक्ट्स हैं, उनके थ्रू जो है हमें एक तरह की सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, चाहे फिर वो इनकम रिलेटेड हो या हेल्थ केयर रिलेटेड हो या फिर फैमिली को सपोर्ट करने के लिए या फिर जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं वो हो। तो ये सारी चीज़ें जो है एक तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि अगर ज़िंदगी में किसी भी तरह का रिस्क आए तो हम उससे बाहर निकल सकें, ठीक है, उससे हमें प्रोटेक्शन मिल सके। देखिए, अकॉर्डिंग टू नेशनल कमीशन ऑफ लेबर, द आइडिया बिहाइंड सोशल सिक्योरिटी मेजर्स इज दैट द citizens who has contributed to his country's welfare should be given protection against various hazards। नेशनल कमीशन लेबर कहते हैं कि सोशल सिक्योरिटी के पीछे का जो एम है या जो मोटिव है, ऑब्जेक्ट है, या ये जो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स है ये क्या करते हैं, सिटीज़न जिन्होंने कंट्री के लिए या कंट्री के वेलफेयर के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया है या देते आ रहे हैं, उनको एक तरह का प्रोटेक्शन मिल सके फ्रॉम वेरियस हैज़ार्ड्स, राइट। या फिर जो भी उनके ज़िंदगी में अगर किसी तरह के रिस्क आए तो यहाँ पे उन्हें कोई लॉस सफ़र ना करना पड़े, इसीलिए यहाँ पे कंट्री जो है ये इनिशिएटिव लेती है कि हमें देश के लोगों को इनसे या जो हैज़ार्ड्स हैं इनसे बचाए रखना है, राइट। आगे देखिए, वी गिरी। According to V.V. Giri, social security is a security that the state furnishes against the risk which an individual of small means cannot stand up by himself। तो सोशल सिक्योरिटी एक तरह की ऐसी सिक्योरिटी फर्निश करता है या स्टेट जो है एक तरह की ऐसी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं स्मॉल मीन्स के साथ, यानी कि जो अगर उनकी ज़िंदगी में किसी तरह का रिस्क आए या प्रॉब्लम आए तो स्मॉल मीन्स होने की वजह से वो अपना स्टैंड खुद नहीं ले सकते हैं या उससे अपना खुद का प्रोटेक्शन खुद से नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी स्टेट लेता है कि इनको इनसे बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, और यहाँ पे जो है एक तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, वेरियस स्कीम्स प्रोवाइड करता है, पॉलिसीज़ प्रोवाइड करता है, मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि उनकी यहाँ पर सुरक्षा हो सके। नेशनल काउंसिल ऑन लेबर की अगर बात करें तो मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी shall be protected by collective action against social risk causing undue hardship। जो सोशल रिस्क आता है वो एक तरह का undue hardship प्रोवाइड करता है लोगों को, तो यहाँ पे इनसे बचाने के लिए एक कलेक्टिव एक्शन की ज़रूरत होती है जो कि उसे एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना एज अ मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी यहाँ पे ज़रूरी होता है। तो ये है डेफिनेशन गिवन बाय नेशनल काउंसिल ऑन लेबर ऑन सोशल सिक्योरिटी। अब देखिए, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना या स्कीम्स प्रोवाइड करना, पॉलिसीज़ प्रोवाइड करना, लेजिस्लेशंस के थ्रू लोगों को प्रोटेक्शन देना, ये सारी जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फिनोमिना है, ये कहाँ से इमर्ज हुआ।
देखिए, द कंसेप्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी डेवलप्ड आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन व्हेन इकोनॉमिक ग्रोथ लेड टू सोशल इनइक्वालिटी एंड इनसिक्योरिटी। ये जो सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान एंड आफ्टर जो है इमर्ज हुआ या डेवलप हुआ। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगी ना सोसाइटी में, तब यहाँ पे सोशल इनइक्वालिटी नज़र आने लगी। कुछ लोग रिच बनते गए, कुछ पुअर बनते गए, पुअर के साथ साथ पुअरर बनते गए, और जो रिच हैं वो रिचर बनते गए। तो यहाँ पे एक तरह की समाज में सोशल इनइक्वालिटी नज़र आने लगी, इनसिक्योरिटी नज़र आने लगी। जो गरीब हैं वो गरीब बनते जा रहे थे, अमीर जो है वो अमीर बनते जा रहे थे। साथ ही में जो लेबरर्स हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ ना, तो यहाँ पे जो लेबरर्स हैं इनकी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब होने लगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक तरह की ये बात का रियलाइजेशन हुआ कि यहाँ पे लेबरर्स को प्रोटेक्शन देने की सख्त ज़रूरत है। Franklin Delano Roosevelt is often credited with coining the term social security in 1934। तो ये बात हमें याद रखनी है और आपको ये एग्जाम में भी मेंशन करना है कि 1934 में सोशल सिक्योरिटी इस टर्म को कॉइन करने वाले कौन थे? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, राइट। आगे देखिए, द टर्म बिकेम अ लीडिंग कॉन्सेप्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर II। तो वर्ल्ड वॉर II के बाद में जो है ये जो कॉन्सेप्ट है सोशल सिक्योरिटी की या डेवलपमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट की, ये बहुत ज़ोर शोर से इमर्ज होने लगी। इंडिया हैज़ ऑलवेज हैड अ जॉइंट फैमिली सिस्टम दैट टुक केयर ऑफ सोशल सिक्योरिटी नीड्स ऑफ द मेंबर। फैमिली मेंबर्स ऑलवेज शेयर्ड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ईच अदर। ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, हम इंडियन सोसाइटी के मेंबर्स हैं, हमें पता है कि शुरू से हमारे यहाँ जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम है। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम होने की वजह से यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी की ऐसे अलग से जो है स्टेट के द्वारा ऐसे कोई ज़रूरत पड़ी नहीं है इंडियन सोसाइटी को शुरू से, क्योंकि यहाँ पे जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होने की वजह से जो घर के लोग हैं वो एक दूसरे की मदद कर पाते थे। चाहे फिर वो इमोशनली सपोर्ट हो, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना हो, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना हो। कभी भी अगर किसी भी तरह की एक मेंबर पर मुश्किल आ जाए तो बाकी की जो मेंबर्स हैं उन्हें सपोर्ट देते थे, सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। तो यहाँ पर जो है खास करके ऐसे स्टेट के द्वारा सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत कभी इंडियन सोसाइटी को पड़ी नहीं थी। बट विद द राइज ऑफ अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन एंड न्यूक्लियर फैमिलीज कॉन्सेप्ट, द जॉइंट फैमिलीज हैव डिक्लाइंड एंड हेंस वी नीड सोशल सिक्योरिटी। लेकिन जैसे जैसे जो है हमारी इंडियन सोसाइटी डेवलप होने लगी, अर्बनाइजेशन आने लगा, लोगों का माइग्रेशन होने लगा काम के लिए, है ना, पैसे कमाने के लिए, न्यूक्लियर फैमिलीज कॉन्सेप्ट जो आया हमारे इंडियन सोसाइटी में, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है कहीं ना कहीं डिक्लाइन होने लगी और यहाँ पे जो है सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत हमें नज़र आई, पड़ने लगी। सोशल सिक्योरिटी ओरिजिनेट फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ इन इंग्लैंड इन 16th century ड्यूरिंग पीरियड ऑफ हेनरी VIII। द वेल्दी पीपल वर आस्क्ड टू हेल्प पुअर पीपल बट इट वॉज प्योरली वॉलंटरी। देखिए, जो सोशल सिक्योरिटी जो है ये इंग्लैंड का एक तरह का कॉन्सेप्ट है। जब हेनरी VIII थे ना 16th century में, तब जो वेल्दी पीपल थे उन्हें ये कहा जाता था कि जो भी पुअर पीपल है आप उन्हें हेल्प करो, थोड़ा सा इकोनॉमिक सपोर्ट उन्हें प्रोवाइड करो। और ये जो है प्योरली वॉलंटरी था। यहाँ पे रिच पीपल को फोर्स नहीं किया जाता था कि आपको यहाँ पे पुअर पीपल को मदद करनी ही है। तो यहाँ पे वॉलंटरली अगर वो चाहे तो यहाँ पे पुअर पीपल को हेल्प कर सकते थे। तो यहाँ पे जो है सोशल सिक्योरिटी यानी समाज को या सोसाइटी को एक तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जो है कॉन्सेप्ट नज़र आई। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो है ये जर्मनी में 1881 में ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, स्कीम्स के द्वारा लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। ये जर्मनी में 1881 में जब विलियम फर्स्ट ने रिच पीपल को रिक्वेस्ट किया कि सोशल इंश्योरेंस स्कीम्स अडॉप्ट करो, ठीक है, ताकि उनकी जो इनकम है वो प्रोटेक्ट हो सके, उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके जो भी आगे के वारिस होंगे उन्हें जो है एक तरह की हम कह सकते हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड हो सके यहाँ पे। इसलिए विलियम फर्स्ट ने जो है जर्मनी में इस स्कीम्स को प्रोवाइड करने की कॉन्सेप्ट जो है वो सामने रखी। इंडिया में की अगर बात करें तो जैसे कि वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट है, वर्कमैन को कंपेंसेशन प्रोवाइड करना अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ले ऑफ, रिट्रेचमेंट हो जाता है, तो यहाँ पे वर्कमैन जो है इकोनॉमिकली पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए,
ठीक है, उनका जो है लिविंग जो है वो अच्छे से चले, इसीलिए जो है वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923 ये आया। और ये सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन का पहला लेजिस्लेशन था, पहला लॉ था। और इसके बाद में जो है फिर वो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 आया, फिर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 आया, फिर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 आया, एंड फिर मैटरनिटी बेनिफिट 1961, प्रेग्नेंट मदर्स को एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए जो भी कंपनी में एज अ वर्कर काम करते हैं। तो यहाँ पे एक तरह का ऐसे लेजिस्लेशन जो है आते गए और यहाँ पे लोगों को इंडियन सोसाइटी में सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आई कहीं ना कहीं, इमोशनली इकोनॉमिकली यहाँ पे लोगों को एक तरह का सपोर्ट मिला, राइट। तो इस तरह से जो है सोशल सिक्योरिटी की या सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशंस का जो है ग्रोथ हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से सोशल सिक्योरिटी की जो है डेवलपमेंट हुई है या लेजिस्लेशंस आते गए हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव्स। अब सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन का या सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका एम। देखिए, पहला तो इनकम सिक्योरिटी है फॉर श्योर। देखिए, प्रोवाइड इनकम सिक्योरिटी ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ रिस्क, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, सिकनेस है, डिसेबिलिटी है, ओल्ड एज है, इसमें लोगों को इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का एम जो है ये सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन का है। सेकेंड है हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। ठीक है, फैमिली सपोर्ट है, बेनिफिट्स टू प्रोवाइड बेनिफिट्स फॉर फैमिली सच एज मैटरनिटी बेनिफिट ले लीजिए, सर्वाइवर बेनिफिट्स ले लीजिए, एक तरह की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ प्रोवाइड करना, साथ में एक सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। जो भी मॉडर्न लाइफ के स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स हैं, यहाँ पे मॉडर्न लाइफ जो है यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी डेवलप होती जा रही है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ सर्वाइव करना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पे एक तरह की अगर हम सोशल स्टेबिलिटी, इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करें तो यहाँ पे ज़िंदगी जीना आसान हो सकता है। इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस ले लीजिए, इंडिविजुअल्स को अपने बलबूते पे, अपने दम पे खड़ा होना, ठीक है, इकोनॉमिकली उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना, ये एक काम जो है सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन का है। हाउस होल्ड फंक्शंस या फिर हाउस होल्ड सपोर्ट प्रोवाइड करना ताकि उनका जो घर है वो अच्छे से चल सके। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लाइफ में। अगर सोचिए सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशंस ना होते तो क्या होता, और अगर हैं तो उसका इम्पैक्ट किस तरह से हमारी ज़िंदगी में पड़ रहा है। देखिए, अब हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, या फिर हम लेबर लेजिस्लेशन भी कह सकते हैं। पहला प्रिंसिपल है कि सोशल जस्टिस। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस जो है दो तरह के हैं। पहला तो ये है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड अदर बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्री बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर। जो भी काम करने के साथ साथ जो भी फैक्ट्री में या कंपनी में अगर जो भी प्रॉफिट्स आपको मिलते हैं उसका अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है एम्प्लॉयर के बीच में और वर्कर्स के बीच में, राइट। सेकंड है प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू वर्कर्स अगेंस्ट हार्मफुल इफेक्ट टू देयर हेल्थ, सेफ्टी एंड मोरालिटी। उन्हें एक तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना वर्कर्स को, उनके हेल्थ के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, राइट, उनकी मोरालिटी के लिए। द नेक्स्ट इज वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट जो है इंश्योर्ड कंपेंसेशन फॉर इंजुरी कॉज्ड बाय एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी अगर एम्प्लॉयमेंट में एक्सीडेंट अगर होता है एम्प्लॉयमेंट के दौरान या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से उन्हें इंजरी होती है, लॉस सफ़र करना पड़ सकता है, तो यहाँ पे वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट जो है कंपेंसेशन देता है वर्कर्स को। फिर उसके बाद में है मिनिमम वेजेस एक्ट ले लीजिए, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एंड फैक्ट्रीज एक्ट। एक ऐसे लेजिस्लेशन है जो कि सोशल जस्टिस को बढ़ावा देते हैं, जो कि सोशल जस्टिस को प्रिवेल कराते हैं, इन्हें इंपॉर्टेंस देते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल इक्विटी। सोशल इक्विटी लॉज जो हैं वो एम्प्लॉयज़ को हेल्प करते हैं अपना सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने में। अब सोशल स्टेटस इम्प्रूव कैसे हो सकता है समाज में? अगर उन्हें एडिक्वेट हम वेजेस दें, अच्छे से प्रॉपर वेजेस दें, उनकी सेफ्टी का ख्याल रखें, अगर वर्किंग आवर्स प्रॉपर रखें, इतने भी वर्किंग आवर्स मत रखो कि जो आपका वर्कर है वो प्रोडक्टिव ना रह पाए, वो प्रोडक्टिव भी रहना चाहिए, उसे सही वर्किंग आवर्स भी दो आप और उन वर्किंग आवर्स के मुताबिक उन्हें सही वेजेस भी दो। तो क्या है, एक सोशल इक्विटी जो है प्रमोट हो पाएगी। साथ में हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्कर्स की अगर हेल्थ सही रहेगी तो ही वो अच्छे से काम कर पाएंगे। वेयर इट इज़ फेल्ट दैट द लॉ शुड बी फ्लेक्सिबल एंड शुड चेंज, द लॉ एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू मेक सच चेंजेस। सच अ लेजिस्लेशन इज टू बी बेस्ड ऑन सोशल इक्विटी।
यानी जो लॉज हैं, हमारे भारत की जो भी लेजिस्लेशन है, वो एक तरह से एम्पावर करते हैं गवर्नमेंट को कि अगर आपको किसी भी तरह के चेंजेस करने हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन सोशल इक्विटी को ध्यान में रखते हुए। थर्ड प्रिंसिपल है नेशनल इकोनॉमी। ये जो प्रिंसिपल है ये इंडस्ट्री के नॉर्मल ग्रोथ को प्रमोट करता है, इंश्योर करता है, ताकि जो नेशन का डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके। ये जो नेशनल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, ये वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, उनके नीड्स को सेटिस्फाई करता है, उनके डिमांड्स को एक्सेप्ट करता है, ताकि वो जो है अच्छे से अपने अपने फैक्ट्रीज में काम कर सके। दस, एफिशिएंट इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव नेशनल इकोनॉमी। अगर इंडस्ट्री एफिशिएंट रहेगी, अगर इंडस्ट्री अच्छे से डेवलप होंगे तो नेशनल इकोनॉमी भी डेवलप डेफिनेटली होगी, राइट। और ये आपको पता है कि जीडीपी में जो है ये नेशनल इकोनॉमी कितना रोल प्ले करती है। जो भी फैक्ट्रीज हैं, जो भी इंडस्ट्रीज जो डेवलपमेंट हो रहा है, इनका कितना बड़ा रोल है हमारे इंडिया के जीडीपी में। देखो यहाँ पे इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी, देखो इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी से यहाँ पे ये कहा गया है कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी। इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी बेसिकली एक तरह का मिनिमम स्टैंडर्ड्स या ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करते हैं जो यूनिफॉर्मली एंड यूनिवर्सली आपको एक्सेप्ट करने हैं, जो यूनिफॉर्मली एंड यूनिवर्सली सब पे अप्लाई होने ज़रूरी हैं। ओके, यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स कैन बी मेंटेन्ड ओनली बाय एनफोर्सिंग वेरिएट इंडस्ट्रियल लॉ। और ये जो स्टैंडर्ड्स, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ILO द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, इनका जो एनफोर्समेंट है ये तभी मेंटेन हो सकता है जब उन्हें कंप्लाई करते हुए उनके कन्फर्मिटी के साथ साथ हम इंडस्ट्रियल लॉज हमारे इंडस्ट्रीज में अप्लाई करें। ठीक है, जब ILO के दिए गए हुए स्टैंडर्ड्स को, ILO के दिए गए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक्सेप्ट करते हुए इंडस्ट्रियल लॉज को हम लाएंगे और उन्हें अच्छे से इंडस्ट्रीज में अप्लाई करेंगे, तब जाकर कहा है इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सकती है, राइट। यूनिफॉर्मिटी। नाउ यहाँ पे देखिए सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी प्रिंसिपल ये बताता है कि एज पर द ILO सोशल सिक्योरिटी ऐसी सिक्योरिटीज़ हैं जो कि सोसाइटी को सोसाइटी फर्निश करती है अपने अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। किसके लिए? तो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी अगेंस्ट द रिस्क। ठीक है, जो भी रिस्क मेंबर्स को सफ़र करने पड़ सकते हैं, उनको जो है टैकल करने के लिए, उसके खिलाफ जो है खड़ा होने के लिए जो है सोसाइटी जो भी अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशंस है उनके थ्रू जो है सोशल सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड करती है मेंबर्स को, राइट। द कंसेप्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल जस्टिस। सोशल सिक्योरिटी है ही इसीलिए कि जो ह्यूमन डिग्निटी है वो मेंटेन हो सके, समाज में, सोसाइटी में सोशल जस्टिस जो है बना रह सके। अगर हम आर्टिकल 22 देखे UDHR का, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, क्या कहता है? एवरीवन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी हैज़ द राइट टू सोशल सिक्योरिटी। यानी समाज में, सोसाइटी में रहने वाले हर एक मेंबर का ये अधिकार है कि उसे सोशल सिक्योरिटी मिल सके, राइट। अगर इंडिया की बात करें तो नंबर ऑफ सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशंस हमें देखने के लिए मिलते हैं जो टाइम टू टाइम जो है इनैक्ट हुए हैं, डेवलप होते जा रहे हैं, उनमें अमेंडमेंट होते जा रहे हैं, लेबर्स का ख्याल रखा जा रहा है। ठीक है, हाँ, ये बात अलग है कि इन लॉज के बारे में या इन लेजिस्लेशंस के बारे में वर्कर्स को कितना पता है, कितने हद तक उन्हें इन सब चीज़ों की जानकारी है। लेकिन अगर लॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड लेजिस्लेशंस के, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे वर्कर्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है, उनके हेल्थ का, उनके सिक्योरिटी, सेफ्टी का, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे वर्कर्स को इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर करना ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन पता नहीं एम्प्लॉयर कितने हद तक जो है अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, अपने जो वर्कर्स हैं, उन्हें अवेयर कर पाते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो अगर देखा जाए तो इंडिया में सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन जैसे कि वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है, ये एक तरह के लेजिस्लेशन है जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट। अब देखो, आज हमने इस सेशन में लेबर लॉ का जो हमारा सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है, इसमें सबसे पहला यूनिट या सबसे पहला जो है हमने टॉपिक लिया रिगार्डिंग दी सोशल सिक्योरिटी एंड इट्स लेजिस्लेशंस, उसका ग्रोथ, उसका ओरिजिन, साथ में उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इन सभी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया है। आगे भी लेबर लॉज के और भी
जो है वीडियोस या लेक्चर्स डेफिनेटली आएंगे। वेरियस एक्ट जो लेबर लॉ के अंदर है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, इन सभी एक्ट्स के प्रोविजंस को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टडी करने वाले हैं। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सिंप्लीफाई लॉ के साथ जुड़े रहिएगा। इन वीडियोज़ के थ्रू, इन लेक्चर्स के थ्रू आपका लेबर लॉ का जो सब्जेक्ट है वो बेहतरीन तरीके से जो है क्लियर होने वाला है। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो या किसी भी टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उन्हें अपलोड करने की डेफिनेटली कोशिश करूँगी। आज का ये जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ बने रहिए सिंप्लीफाई लॉ के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ स्टे ट्यून टू सिंप्लीफाई लॉ।